हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 2026 जेमेन में जितना सारा क्वेश्चन आया हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है जो तुम्हारा नीट 2026 में फिर से आ सकता है। कुछ क्वेश्चन तो बच्चा इस साल आ गया था, इसी साल का क्वेश्चन इस साल दे दिया हुआ था नीट में। चांसेस है कि फिर से उसको रिपीट कर सकता है, उसी में से कोई क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ था। टू आइडेंटिकल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स आर बेंड इन द शेप एज शोन इन द फिगर। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2 है, तो B1 बाई B2, B1 और B2 का रेशियो कितना होगा? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर को अगर हम लोग ऐसे बेंड करके रखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम लोगों को तरीका क्या बताए थे? इसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर लेंगे, एक एक पार्ट के लिए जिसका हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक पार्ट मान लो, दिस इज वन पार्ट। ये हो गया तुम्हारा एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ, जिसकी वजह से पी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया एक सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और फिर यहाँ से जो चला गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो पी पॉइंट पर ये तीसरा पार्ट मान लो इसको, ये फिर से एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ हो गया। ठीक है, एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एग्जैक्टली एट वन कॉर्नर परपेंडिकुलर टू वन कॉर्नर, उसका फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर होता है। ठीक है ना, इसका रेडियस अगर आर होगा तो इसके लिए फील्ड यहाँ पर होगा टू आई बाई आर, और इसके लिए भी देखो आई बाई आर, और ये है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के लिए पाई आई बाई आर होता है। अब सबका डायरेक्शन चेक कर लो। अगर हम लोग बोलेंगे करंट इस तरह से जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल अगर हम लोग यूज करेंगे, करंट इधर जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ होगा, है ना। और ये करंट यहाँ जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ होगा। और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें से करंट क्लॉकवाइज है तो इसका भी फील्ड अंदर की तरफ होगा। तीनों का फील्ड अंदर की तरफ है तो डायरेक्शन सेम होगा। तो इसके लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे हम लोग, तीनों को ऐड करेंगे। व्हाट अबाउट फॉर दिस वन? यहाँ के लिए देखो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पार्ट। सिमिलरली इसको थर्ड पार्ट मान लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए तो फिर तो वैसे ही आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा आई बाई आर। ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, अंदर की तरफ रहेगा, वो भी पाई आई बाई आर होगा। और ये वाला पार्ट के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के ऊपर है, तो ये थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो B1 का जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, B1 इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो तीनों पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे। तो पहला वाला था तुम्हारा कितना, आई बाई आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई सबके साथ रहेगा तो हम कॉमन लेकर के बाहर रखते हैं। सेमी सर्किल के लिए हो जाएगा कितना बताओ, पाई आई बाई आर। एंड थर्ड वाला पार्ट फिर से कितना होगा, पाई बाई आई बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो इट बिकम्स इक्वल टू, यहाँ से आई बाई आर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या बचा हुआ रहेगा, 1 प्लस पाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस पाई। ओके, व्हाट अबाउट फॉर क्यू? क्यू पॉइंट पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोल देते हैं B2। तो B2 के लिए कितना होगा बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आई बाई आर रहेगा प्लस पाई आई बाई आर रहेगा, है ना। थर्ड वाला पार्ट नहीं रहेगा, वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज इसके एक्सिस के ऊपर ये क्यू पॉइंट पड़ता है। तो यहाँ से आई बाई आर अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो इट बिकम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 1 प्लस पाई। ठीक है, तो बच्चा रेशियो कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो B1 और B2 का जो रेशियो आएगा, B1 बाई B2 पूछा है, B1 बाई B2 पूछा है, डिवाइड कर दो, आई बाई आर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई। ठीक है, तो 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई इज योर करेक्ट आंसर, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था, 1 microcoulomb charge moving with velocity this one in the region of magnetic field, ये वाला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ये दे दिया हुआ, तो वैल्यू ऑफ अल्फा कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दे दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स सेट करता है, द फोर्स इज गिवन एज Q इंटू V क्रॉस B, है ना। वेलोसिटी एंड B अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो फोर्स निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इंटू V क्रॉस B। तो Q का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 10 टू द पावर -6। V और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, चूंकि IJ के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या हो जाएगा, IJK। अब ये I का कोएफिशिएंट कितना है, V पहले है, IJK का कोएफिशिएंट यहाँ पर पुट करो 1 -2 3, और यहाँ पर हो गया B का कोएफिशिएंट हो गया तुम्हारा 2 3 एंड -5। ठीक है, इसको हम लोगों को एक्सपांड कर देना, तो 10 टू द पावर -6 हुआ। इसको एक्सपांड करेंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई क्या करता है बताओ, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा ये रो, ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10 -9, तो 1 रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ आई कैप रहेगा। ठीक है, जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो जे के लिए इसके साथ
ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया तुम्हारा कितना -5, ये हो गया -6, -5 -6 हो गया -11, तो -11 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 जे कैप होगा, ठीक है। और के का कोफैक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉलम, ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो गया 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, 3 + 4 = 7 के, ठीक है, 7 के। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स। अब अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बताओ। एफ का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 10⁻⁻6 और यहाँ पर इसका √1 + 121 + 49, है ना। तो 49 + 1 50 हो गया, 50 इसके साथ ऐड कर दो तो 171 √अंडर हो गया इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये हो गया 4, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है √α इंटू 10⁻⁻6, तो रूट के अंदर जो वैल्यू दिया वो अल्फा हो गया, तो अल्फा के साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ गया 171। क्लियर बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज 10⁻⁻9 कूलम मूविंग इन xy प्लेन इन फील्ड्स ऑफ 0.4 J न्यूटन पर कूलम एंड 4 × 10⁻³ के टेस्ला एक्सपीरियंस अ फोर्स दिस वन। तो यहाँ पर बच्चा तुम्हारा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए बोला, वेलोसिटी इज नॉट गिवन, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर दिया हुआ रहता तो फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इज Q × E वेक्टर प्लस Q × V क्रॉस B वेक्टर, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फोर्स होगा, तो ये नेट फोर्स हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगर Q कॉमन ले लेते हैं तो ये बना E प्लस V क्रॉस B, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा F। तो बच्चे यहाँ अब जो जो चीज दिया हुआ सबको पुट कर दो। F तुम्हारा दिया हुआ फोर्स, फोर्स का वैल्यू हो गया तुम्हारा 4I कैप प्लस 2J कैप इक्वल टू Q, Q हो गया तुम्हारा 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 0.4 J कैप। V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखो जितना भी वैल्यू दिया हुआ है सब I J के फॉर्म में दिया हुआ है, IJ फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब उसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। तो वेलोसिटी को अगर हम लोग मान लेते हैं, इफ सपोज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं Vx × I कैप एंड Vy × J कैप, ठीक है, Vx I कैप प्लस Vy J कैप। तो यहाँ पर जब हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या मिलेगा बताओ। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं I J K, ओके। और यहाँ पर V के लिए हो जाएगा तुम्हारा Vx Vy और ये हो गया 0। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो दिया हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर दे दिया हुआ देखो 4 × 10⁻³ K कैप। तो ये हो गया तुम्हारा 0 0, दिस इज 4 × 10⁻³ K कैप, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट, V क्रॉस B का वैल्यू हो गया, ये V क्रॉस B का वैल्यू हो गया और ये E का वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके Vx और V का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये बच्चा 10⁻⁹ तो इस साइड में चला आएगा, 10 सॉरी फोर्स का यहाँ पर वैल्यू एक 10⁻⁻10 था, है ना, इसके साथ 10⁻⁻10 था। तो अब इसको देखो 10⁻⁹ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा हुआ 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 I कैप एंड दिस इज 0.2 J कैप, ठीक है। और इस साइड में बचा हुआ रहेगा कितना 0.4 J कैप। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा देखो, I के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये चला गया तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये 0 रहेगा, ठीक है। J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये 0 रहेगा, और K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई के 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो I का कोफिशिएंट कितना होगा, ये कॉलम ये रो चला जाता, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 × 10⁻³ Vy, ये I का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब J के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो J हो गया तुम्हारा माइनस और ये कॉलम ये रो चला गया, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी हाँ ठीक है, Vx के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4 × 10⁻³ Vx × J कैप, है ना, फिर K कैप 0 हो जाएगा। तो बच्चा इसको सिंप्लीफाई करके हमको Vx और Vy का वैल्यू निकाल लेना, तो कैसे निकालेंगे, I और J को एक साइड में कर दो सो दैट I का कोएफिशिएंट I के कोएफिशिएंट के साथ इक्वल करेंगे, J का कोएफिशिएंट बोथ साइड J के साथ इक्वल करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला अगर इस तरफ लेकर के आते हैं तो इट बिकम 0.4 I कैप माइनस 0.2 J कैप इक्वल टू यहाँ पर रहेगा तुम्हारा 4 × 10⁻³ Vy I कैप माइनस
4 into 10 to the power -3 Vx j कैप। ठीक है, आई कैप के साथ इसको अगर इक्वेट करते हैं तो यहां से कितना मिल जाएगा बताओ, वी वाई का जो वैल्यू आएगा, इसको इसको इक्वल कर दो, वी वाई का जो वैल्यू आएगा वो 4 इंटू 10 टू दावर -1, इसको लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू दावर -3। तो 4 4 कैंसिल होगा, इसको ऊपर लेकर के चले जाओ तो यहाँ पर बचेगा 100। ओके, वी वाई का वैल्यू आ गया 100। सिमिलरली जे के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर हो गया तो दिस वन। तो वी एक्स का जो वैल्यू आएगा 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दावर -1 डिवाइडेड बाई दिस इज 4 इंटू 10 टू दावर -3। ठीक है, तो 10 टू दावर -3 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दावर 2 बचेगा, 100 बचेगा, तो ये 200 हो गया। 200 को 4 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। ठीक है, तो वी एक्स और वी वाई दोनों का वैल्यू मिल गया, तो वी एक्स और वी वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बनेगा 50 आई कैप और ये बनेगा 100 जे कैप। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप। तो ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन इंसुलेटेड वायर इज बाउंड so that it forms a flat coil with capital N equal to 200 turns. The radius of the innermost turn is R1 and the outermost turn R2. 20 milliampere current flows in it. Then the magnetic moment will be this one. तो बच्चा इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर एक वायर को हम लोग इस तरह से टर्निंग करके रखेंगे, सपोज फ्लैट कॉइल बनाएंगे अगर हम लोग, जिसका एक इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस होगा, तो इसके सेंटर के ऊपर जब इसमें से करंट पास करवाएंगे तो ये करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगा, जिसके लिए उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है वो निकालें। ये कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा और मैग्नेट फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग बना करके रखे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पाई एन आई बाई 3 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेर ए और बी हो गया उसका इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस हो गया। ठीक है, इनर और आउटर रेडियस अगर उसका ए और बी हो जाएगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, पाई एन आई बाई 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर दो, तो पाई एन, एन हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन एज 200, ओके, इंटू आई, आई इज द करंट, करंट इज गिवन एज 20 मिली एम्पेयर, तो ये -3 कर दो, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इनर एंड आउटर रेडियस दिया हुआ 3 एंड 6, तो एक होगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, एक होगा 3 इंटू 6 18, और एक होगा 6 का स्क्वायर विच इज 36। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था और बाकी सब वैल्यू हम लोग एसआई यूनिट में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोनों, हर एक टर्म में देखो, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और यहाँ 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -4 बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स 1 2 3 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3 इंटू, इसको ऐड करो, ऐड करने से यहाँ से कितना मिलेगा बताओ, दिस इज 6 प्लस 8 14 और 9 23, 3 हो गया, और ये 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया, 3 से बच्चा कट जाएगा 21 होगा, 21 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 84 इंटू पाई, पाई का वैल्यू हो गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4। किस तरह फॉर्म में दिया हुआ है, अल्फा इंटू 10 टू द पावर -2, चलो अल्फा इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 84 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये तो 22/7 लिखने से कट जाता ना, 22/7 लिखो तो वो इजीली कट जाएगा यहाँ से, तो 22/7 अगर हम लोग लिखेंगे तो ये यहाँ से इजीली कट जाएगा। देखो ये वाला 21 था, ये हो गया तुम्हारा 4 पाई, पाई का वैल्यू लिखो 22/7 इंटू 21, ठीक है, 7 से कट गया 3 हो गया, तो 3 4 जा 12, 12 इंटू 22, तो 12 इंटू 2 हो गया तुम्हारा 24, 24 फिर से प्लस 2 26 इंटू 10 टू द पावर -4। तो बच्चा यहाँ पर तुम्हारा जो वैल्यू है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -2 है, 10 टू द पावर -2 अगर करोगे तो 100 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, 2.64 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इस फॉर्म में लेकर के चले आए, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हो गया 2.64, तो अल्फा का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 2.64। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solenoid has a core made of material with relative permeability 400. The magnetic field produced in the interior of the solenoid is 1.0 Tesla. The magnetic intensity in SI unit
गिवन है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, एक लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, आई इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंटर करेंगे, कोई कोर इंटर कर देंगे, तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई हो जाता है, ठीक है, जिसमें से एन इंटू आई, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये होगा म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच, एच इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो तुमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालने के लिए बोला है, तुमको निकालने के लिए बोला मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू होगा म्यू आर म्यू नॉट, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड दिया हुआ 1 टेस्ला, तो बी का वैल्यू दे दिया हुआ 1 टेस्ला। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इज गिवन एज 400, यहाँ पर 400 पुट कर दो, और म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ओके, ठीक है बच्चा। इसको अगर हम लोग ऊपर लेकर के चलेंगे तो ये 10 टू द पावर 7 होगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर होगा 4 इंटू 4 16 पाई हो गया, इंटू 10 टू द पावर 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो 1/16 पाई इंटू 10 टू द पावर 5 इस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर 1 बाई अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हारा दिस वन, अल्फा का वैल्यू हो गया 1/16 पाई, 1/16 पाई तुम्हारा ये आंसर हो गया। क्लियर बच्चा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैग्नेटिक डाइपोल का क्वेश्चन दे दिया है। टू आइडेंटिकल स्मॉल बार मैग्नेट्स, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, आर प्लेस एट द सेंटर at a center to center separation 10 centimeter with their axis perpendicular to each other as shown in the figure. The value of the magnetic field at the point P midway between the magnet is given, the value of alpha कितना होगा। सो बच्चा यहाँ पर देखो, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम दिया हुआ है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, और ये इस डाइपोल के रिस्पेक्ट से ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये नंबर 1 मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो हो गया उसके एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट से ये पॉइंट जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर होगा। तो इसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उसका फॉर्मूला होता है 2m/r³। आर देखो दोनों का सेंटर से सेम है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का भी सेम है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट से ये पोजीशन हो गया एक्सियल पोजीशन, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सपोज B1, दिस इज सपोज B1, ठीक है। और ये वाला डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ है, इसके कंपैरेटिवली ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में आया, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। ये हो गया तुम्हारा B2, इसको हम लोग सेकंड मैग्नेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बच्चा अगर हम लोग B1 या B2 का जो वैल्यू लिखेंगे तो B1 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा μ0/4 पाई 2m/r³, और B2 का वैल्यू जो होगा वो सिर्फ μ0/4 पाई m/r³ हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू अगर हम लिखते हैं μ0/4 पाई 2m/r³, और ये जो वैल्यू होगा ये μ0/4 पाई सिर्फ m/r³ होगा, है ना। तो इस चीज को अगर हम लोग B0 कंसीडर कर लेंगे तो ये वाला 2B0 हो जाएगा ना, ये 2B0 हो जाएगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ B0, है ना। इसको अगर हम B0 कंसीडर करते हैं ट्वाइस ऑफ B0 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P जो होगा रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, दैट मींस B0 स्क्वायर 4B0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5B0 स्क्वायर रूट अंडर, तो रूट के बाहर आएगा तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं √5B0, ठीक है। अब ये B0 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये √5B0 का वैल्यू था क्या थी, μ0/4 पाई, सिर्फ m/r³ को लेट किए थे ना, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, √5 μ0/4 पाई का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -7, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन एज 3√5, इसको वैल्यू लिखो 3√5, एंड R ये डिस्टेंस है पूरा कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये R का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में चेंज करेंगे, उसका क्यूब कर दो, तो 5 का क्यूब हो गया तुम्हारा 125, 10 टू द पावर -2 का क्यूब होगा -6, ठीक है। तो यहाँ 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कैंसिल हो गया बच्चा, ये √5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 3/25, ठीक है बच्चा। ये हो गया तुम्हारा 10 टू द पावर -1, किस फॉर्म में दिया हुआ है 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 फॉर्म में अगर इसको चेंज करते हो तो यहाँ पर एक 100 मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 25, और ये 10 टू द पावर -3 हो गया, तो 300 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये बता तुम्हारा वैल्यू ऑफ अल्फा,
ये बना तुम्हारा वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये अल्फा इंटू 10⁻³ दिया हुआ, तो अल्फा का जो वैल्यू आया यहाँ पर वो हो गया 12, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस इक्वल टू 12। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारा क्वेश्चन तुम लोगों का इसी साल जेईई मेन 2026 का आया हुआ है, तो बहुत सारा इसके आगे का भी जितना क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करके रखोगे, और इस साल का जो क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि इस साल का क्वेश्चन भी ऑन द सेम ईयर नीट के लिए रिपीट कर सकता है। जैसे ये एक क्वेश्चन तो तुम लोग आगे देख लाएंगे हम लोग, इसी साल का क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट में रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो और भी बहुत सारा वीडियो बना करके अपलोड किया, जिसमें देखना दूसरा दूसरा चैप्टर का जो क्वेश्चन है जो इसी साल का क्वेश्चन आया था नीट में, और वो फिर जेईई मेन का क्वेश्चन नीट में रिपीट किया है। दोनों को क्वेश्चन कंपेयर करके देखना है, एक ही चैप्टर एक ही क्वेश्चन इसी साल जेईई मेन में भी आया है, नीट में भी आया है, तो वो तुम लोग वीडियो देख सकते हो, उसमें देखोगे कॉमन क्वेश्चन PYQ दिया हुआ है बोथ इन नीट एंड जेईई मेन, तो वहां पर दिया हुआ है। अभी ये सेपरेटली एक एक चैप्टर का क्वेश्चन जो इस साल का आया है वो तुम लोग को बता रहे हैं, सो दैट कि नीट के लिए तुम लोगों को प्रिपरेशन करने में आसानी हो, देख करके रखोगे, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट कर दे सेम साल सेम ईयर में। तो यहाँ पर देखो, a circular coil of radius 2 cm and 125 tons carries the current of 1 ampere, तो ये करंट कैरिंग कॉइल हो गया। ठीक है, तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। उसके बाद क्या बोला, द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाइपोल अगर रख देंगे, एंड द एक्सिस ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क एक्ट करेगा, तो टॉर्क का वैल्यू ये होगी, अल्फा का वैल्यू निकालो। तो पहले हम लोग टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क निकालने के लिए हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जाना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू ए, लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो एन आई हो जाएगा, ये एन आई ए। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारा दिया हुआ कितना 125, आई करंट दिया हुआ तुम्हारा कितना देखो 1 एम्पियर, आई इज 1 एम्पियर। ठीक है, एंड ए हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर हो गया तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ये m बना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा 0.4 टेस्ला दिया हुआ था, तो टॉर्क जो निकालेंगे हम लोग, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप के लिए। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल ऑफ द एक्सिस है वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो जाएगा, विच इज गिवन एज 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो एन बी इंटू साइन 30 डिग्री होगा। क्लियर बच्चा? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एम का वैल्यू हो गया तुम्हारा ये चीज 125 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, और बी का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ तुम्हारा 0.4 हो गया, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1/2। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो ये हो गया 0.1, सॉरी 0.2। तो एक पॉइंट के लिए 1/10 आएगा ना, वो 10 इसके साथ है तो 10⁻⁵ हो जाएगा, तो वो 2 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 कितना हो गया 8, और 8 को 125 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1000। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर ये बन गया 1000 का मतलब हो गया 10⁻3, और यहाँ बचा हुआ रहा पाई, और ये हो गया 10⁻, दिस इज 10⁻⁻5। ओके, ठीक है, तो बच्चा देखो ये 10⁻3 यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये काम इससे खत्म हो जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में दिया हुआ अल्फा इंटू 10⁻⁻4, तो इसको 10⁻⁻ फॉर्म में अगर रखोगे तो सिर्फ एक जीरो कैंसिल करो, यहाँ सिर्फ एक जीरो कैंसिल करो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हुआ रहेगा 10⁻⁻4, और ये रहेगा 100 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स 314 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया तुम्हारा टॉर्क। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो हो गया 314। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग, हो जाएगा 314। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The charged particle moving in a uniform magnetic field of इतना टेस्ला हैड एन एक्सेलरेशन दिस वन, द वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, तो चार्ज पार्टिकल, ये देखो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगा उसकी वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और फोर्स हमेशा हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर एक्सेलरेशन ए मानते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बी मानते हैं, तो ये ए परपेंडिकुलर टू बी होगा। ठीक है, अगर ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ऑब्वियस है कि इसका डॉट प्रोडक्ट जो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, आई के साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 हो गया, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो 2 और 2 कट गया तो -x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो योर करेक्ट आंसर इज x इक्वल टू 12। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
A particle of charge q and mass m is projected from origin with an initial velocity v equal to this one. There, ये given है. There exists a uniform magnetic field B and a space varying electric field E. अच्छा, electric field, magnetic field दोनों दिया हुआ है within the region 0 to L के अंदर, ठीक है. After traveling a distance such that x coordinate has changed from 0 to L, the change in kinetic energy. चलो बच्चा, एक बात हम लोग पहले समझते हैं कि यहाँ अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमेशा नो वर्क फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है वो फोर्स नो वर्क फोर्स होता है. नो वर्क फोर्स की वजह से उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पर पूछ लेता तो आंसर डायरेक्ट जीरो लिख देते. लेकिन चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्ट करता है तो उसकी वजह से उसका ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी चेंज होगा. लेकिन बच्चा एक बात यहाँ समझो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दो दे दिया हुआ है, मतलब एक आई कंपोनेंट एक जे कंपोनेंट दिया हुआ है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एक्स कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो उसको एक्सेलरेट करेगा, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो होगा उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फोर्स बाय मास. फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग? E इंटू क्यू. क्यू चार्ज है और E से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया क्यू ई नॉट हो गया. इसका वैल्यू लिखते हैं ई नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास. तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग कहाँ देखेंगे? इसका डायरेक्शन रहेगा अलोंग दिस एक्सिस. तो अलोंग दिस एक्सिस जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स के अंदर वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो पार्टिकल इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर कंसीडर करेंगे तो cos 90 डिग्री आ जाएगा. cos 90 डिग्री कंपोनेंट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ये y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है. क्योंकि तुमको निकालने के लिए क्या बोला? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल करके उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे हम लोग तो ये इस कंपोनेंट का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर, और एक इसकी वजह से होगा हाफ एम वी नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर. लेकिन चूंकि ये कंपोनेंट चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जब डिफरेंस कंसीडर करेंगे तो इनिशियल और फाइनल दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमको जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से निकालना है. तो एक्स कंपोनेंट की वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा वी नॉट स्क्वायर बाई टू, ठीक है. ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर तुमको निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ एम वी एक्स कंपोनेंट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो निकालो, ठीक है. फाइनल का कितना दूर जाने के बाद होगा? एक्स इक्वल टू एल डिस्टेंस जाने के बाद होगा. तो वो वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन हो रहा, वो वेलोसिटी एल डिस्टेंस जाने के बाद कितना होगा वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ये एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, और चूंकि यहाँ हमको निकालना क्या है? वेलोसिटी. तो ये एक्सेलरेशन की जगह हम लोग लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स. क्लियर बच्चा? तो ये हो गया तुम्हारा q ई नॉट बाई एम ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स. तो यहाँ से v dv को अगर अलग करेंगे तो ये बन जाएगा q ई नॉट बाई एम ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स. अब इंटीग्रेशन लगाते हैं हम लोग, वेलोसिटी निकालना है. कहाँ से कहाँ? x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किए. उस वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी था कितना बताओ? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज v नॉट बाई रूट टू. क्लियर बच्चा? ठीक है. अब l डिस्टेंस जाने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा तो उसको हम लोग मान लेते हैं v. यही v निकालना है हम लोगों को, ठीक है. अब यहाँ पर लिखो इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू हो गया v नॉट बाई रूट टू इनिशियल v फाइनल हो गया. और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा बताओ? q ई नॉट डिवाइडेड बाई m e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा. इसमें लिमिट पुट करेंगे हम लोग 0 to l. क्लियर बच्चा? अब यहाँ देखो, ये 2 को हम लोग चाहे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये 2 को यहीं पर रखो तुम लोग, हाफ यहाँ रखो. पहले अपर लिमिट पुट करो तो v स्क्वायर होगा, माइनस हाफ लोअर लिमिट पुट करेंगे तो v नॉट स्क्वायर बाई टू होगा, ठीक है. अब यहाँ देखो, ये हो गया q ई नॉट बाई लैम्डा. अभी अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया e टू द पावर माइनस लैम्डा एल, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 विच इज 1 ना. लेकिन यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पहले आ जाएगा, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा एल रहेगा. क्लियर बच्चा? तो अब देखो यहाँ पर लैम्डा एम था, इस एम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो.
एम को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। ये v था तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट का फाइनल वेलोसिटी, और ये वाला हो गया तुम्हारा माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2, जो कि तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। तो ये पूरा चीज तुम्हारा क्या हो गया बताओ, यही पूरा चीज हो गया तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हमको निकालने के लिए बोला था, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्यू ई नॉट बाई लैम्डा, एम तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर बचा हुआ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एल, तो क्यू ई नॉट बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एल, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वाई कंपोनेंट के बारे में कोई कुछ करने का जरूरत ही नहीं था, बिकॉज वाई कंपोनेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अगर कंसीडर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो उसकी वजह से कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, देखो a current of 30 ampere each flows in opposite direction into conducting wires placed parallel to each other at a distance of 8 centimeter. The magnetic field at the midpoint between the two wires. तो दोनों वायर से करंट फ्लो कर रहा है, ये दो लॉन्ग वायर है, मान लो एक करंट मान लो अगर यहाँ जा रहा है तो दूसरा करंट यहाँ जा रहा था, दोनों के एग्जैक्टली दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 8 सेंटीमीटर, तुमको बोला एकदम मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बच्चा देखो इस वायर से जो करंट जा रहा है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसके लिए जो करंट जा रहा है, देखो करंट इधर जा रहा था, इसके लिए फील्ड भी अंदर की तरफ होगा, तो दोनों का फील्ड इस पॉइंट पर एट द मिड पॉइंट अंदर की तरफ होगा, तो दोनों का फील्ड को हम लोग ऐड कर देंगे तो रिजल्टिंग फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको रिजल्टिंग फील्ड अगर निकालना है एट दिस पॉइंट, पी पॉइंट मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट बाई फोर पाई 2i बाई आर, है ना। सेम दोनों के लिए होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके ये भी आर है, आर 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी आर है, तो हम लोग दोनों के लिए क्या करेंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर माइनस 7, 2 इंटू आई हो गया तुम्हारा 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर, आर 4 था ना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर दो, 4 सेंटीमीटर दिया होता, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो गया, इसको अगर कट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तुमको दिया हुआ माइक्रो टेस्ला, तो 10 पर माइनस 6 कर दो, तो ये 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला होगा, 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला को हम लोग लिख सकते हैं माइक्रो टेस्ला, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 300 माइक्रो टेस्ला। क्लियर बच्चा, तो ये तुम्हारा आंसर होगा 300 माइक्रो टेस्ला, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बच्चा दिया हुआ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विथ यूनिट नॉर्मल दिस वन, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल होता है, जो कि अलोंग द एक्सिस होता है, उसका डायरेक्शन जो होगा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर तुमको ये दे दिया जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में चला आएगा, ठीक है। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू दिस वन, ये दिया हुआ है, तो बी नॉट का वैल्यू यहाँ दे दिया हुआ है, करंट आई इक्वल टू दिस वन, द टॉर्क एक्सपीरियंस, अच्छा टॉर्क निकालने के लिए बोल दिया, तो टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, है ना। तो एम का जो वैल्यू होगा बच्चा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम नॉट इनटू यूनिट वेक्टर एन कैप, ओके। और एम नॉट जो हो जाएगा, एम नॉट मैग्नीट्यूड होगा, एम नॉट मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस दिस वन एंड करंट दिस वन, नंबर ऑफ टर्न्स इज नॉट गिवन, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग 1 कंसीडर कर लेंगे, तो ये फिर हो जाएगा आई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई तुम्हारा दे दिया हुआ 100 रूट 2, और ए जो हो गया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर ये हो गया पाई, और आर का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 कर दो इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 होगा। क्लियर बच्चा, तो यहाँ से बच्चा तुम्हारा 4 रूट 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये एम नॉट का वैल्यू हो गया, तो उसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो एम नॉट का वैल्यू होगा 4 रूट 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यहाँ दिया हुआ है के कैप प्लस आई कैप डिवाइडेड बाई रूट 2, तो ये रूट टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा हुआ रहा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर बच्चा, अब बी का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया हुआ है बी वेक्टर फॉर्म में, इज गिवन एज बी नॉट इंटू 3i प्लस 2k कैप, बी नॉट का भी वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसका वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड दिस इज 3i कैप प्लस 2k कैप। क्लियर बच्चा, तो हमको टॉर्क निकालने के लिए बोला है, तो टॉर्क अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं तो एम और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना,
तो एम और बी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करते हैं तो एम और बी के मैग्नीट्यूड के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये मैग्नीट्यूड दोनों का जो बाहर में स्केलर प्रोडक्ट स्केलर नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 10 टू पावर -3 तो 10 टू पावर -5 हो गया। अब बाकी बचा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आई ये जे ये के हो गया, ठीक है। अब आई पहले एम क्रॉस बी आता है तो एम का कोएफिशिएंट पहले लिखो, आई का कोएफिशिएंट 1 है, के का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया 1 ये हो गया 1 ये 0, और यहाँ पर आई और के, आई का कोएफिशिएंट 3 है, ये 2 है, ये हो गया 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से हम लोग को वेक्टर फॉर्म में निकल आएगा 16 पाई 10 टू द पावर -5, और यहाँ से हो जाएगा आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 -0 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दो। जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, तो -1 और यहाँ पर माइनस जे के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ जे रहेगा, ठीक है। और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो ये 0 हो गया -0, तो अल्टीमेटली सिर्फ जे कैप बचा हुआ रहेगा, ठीक है। क्लियर बच्चा? तो जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव होता है, तो माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई करो, ये कॉलम ये रो चला गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 3, बीच में माइनस होगा, 2 - 3 = -1, और यहाँ माइनस जे पहले से था तो ये प्लस जे हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आ गया तुम्हारा 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 जे कैप। यहाँ क्या दिया हुआ देखो, अच्छा इसका वैल्यू निकालना हम लोगों को, तो 16 पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 लिख सकते हैं, और यहाँ सब ऑप्शन में देखो 10 टू द पावर -7 दिया हुआ है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर जे कैप तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, या नहीं भी निकालेंगे तब भी हम लोग को पता चलेगा, ये के कैप है, आई कैप है, जे कैप है, हमारा आंसर आएगा जे कैप, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर कैलकुलेशन करोगे तो 10 टू द पावर -7 फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, इसको 10 टू द पावर -7 करेंगे तो यहाँ एक 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, है ना, तो ये हो गया 10 टू द पावर -7 जे कैप। अब बच्चा इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 16 को 314 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 5024 इंटू 10 टू द पावर -7 जे कैप, ये आएगा। लेकिन हमको यहाँ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं था, एग्जाम में अगर हम लोग को टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है बच्चा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो चूंकि यहाँ इसका डायरेक्शन हम लोग देखें जे कैप आया और डायरेक्शन जे कैप एक ही वेक्टर दिया हुआ, तो डायरेक्ट टिक करो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते थे ना, इसका और इसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि चूंकि यहाँ पर के आई के जे सबका यूनिट वेक्टर अलग अलग दिया हुआ है, तो हमारा एक कोई भी के आने से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन अगर आई या जे आता है डायरेक्शन तो डायरेक्ट टिक करते आगे कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं था, है ना। तो यहाँ से अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते तो क्या आता बताओ, ये हो गया एम का डायरेक्शन हो गया, ये क्रॉस बी, एम और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो यहाँ हो गया तुम्हारा आई क्रॉस आई, मल्टीप्लाई करते जाओ, आई क्रॉस आई 0 बात दे दो, आई क्रॉस के मतलब क्या हो गया बताओ, माइनस जे, है ना, -2j हो जाएगा यहाँ पर, आई जे के, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाता है, -2j कैप हो गया। अब यहाँ के से मल्टीप्लाई करो तो के क्रॉस आई हो जाएगा तुम्हारा आई जे के, है ना, तो आई जे के क्रॉस आई मतलब +3j, तो यहाँ पर बचेगा +3j, ठीक है। और के क्रॉस के 0 हो जाएगा, उसको बाद दे दो, यहाँ पर अल्टीमेटली बचा हुआ क्या रहा, +j कैप, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा उसमें जे कैप रहना चाहिए, तो जे कैप तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, तो फिर आगे तुमको कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं था। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग इस तरह का ट्रिक यूज करेंगे जिसको यूज करके क्वेश्चन का आंसर मिलने से तो मतलब है, आंसर जितना जल्दी मिल जाए तुम्हारा टाइम उतना सेव होगा, जितना टाइम सेव होगा उसको दूसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए लगाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 मिलीग्राम पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 5 pi into 10 to the power -6 coulomb is moving with velocity this one in a region having magnetic field this one. It moves a distance of alpha meter along k axis. When it completes 5 revolutions, the value of alpha. तो बच्चा एक चीज समझो पहले यहाँ पर कि इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी का कंपोनेंट देखो आई कंपोनेंट है और के कंपोनेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो के कंपोनेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट रहने का अलोंग जेड एक्सिस रहने का मतलब हुआ कि जेड एक्सिस बराबर उसका वेलोसिटी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, लेकिन चूंकि ये वाला कंपोनेंट इसके साथ परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर रहने तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करता है, वो मैक्सिमम फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, लेकिन ये आगे बढ़ाना चाहेगा और ये घुमाना चाहेगा, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, ऐसे घूमते घूमते आगे ऊपर उठेगा, दैट मींस उसका पाथ जो होगा वो हेलिक्स पाथ हो जाएगा। हेलिक्स पाथ अगर हो जाएगा तो हेलिकल पाथ में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो डिस्टेंस कवर करेगा वो तो इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से करेगा, क्लियर, लेकिन वो कितना टाइम में बोला, जितना टाइम के अंदर वो 5 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो हेलिकल पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है बताओ, 2 पाई m बाई
क्यू इंटू बी, है ना। तो हेलिकल पाथ में मूव करेगा या सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसका टाइम पीरियड सेम होता है, विच इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई q इंटू बी। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं 2 पाई m, चार्ज पार्टिकल का मास से दिया हुआ था, देखो यहाँ पर कितना मास 5 मिलीग्राम, तो 5 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई q चार्ज इज गिवन एज 5 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 0.1 के, तो ये हो गया 0.1। तो यहाँ से सबको कैंसिल करो, क्या आता है देखो 5 पाई कैंसिल, 5 पाई कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाएंगे ऊपर चलाएगा तो ये हो गया 20, ओके 20 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में उसको टाइम लग रहा है कितना 20 सेकेंड। तो यहाँ पर बोला है कितना टाइम के अंदर, जितना टाइम के अंदर वो अपना 5 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करे। तो 5 रेवोल्यूशन को कंप्लीट अगर करेगा तो उसको रिक्वायर्ड टाइम जो लगेगा वो 5 इंटू 2 दैट इज 100 सेकेंड ना। तो 100 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो आगे चला गया, वो डिस्टेंस अगर निकालोगे तो डिस्टेंस कवर बाय द चार्ज पार्टिकल इन 100 सेकेंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी s इक्वल टू v इनटू t। तो v कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पर बताओ, v कंपोनेंट विल बी कंसीडर एज k कंपोनेंट ना, बिकॉज k कंपोनेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, और k कंपोनेंट की वजह से वो सीधा चलता चला जाएगा, है ना। और i कंपोनेंट के ऊपर जो फोर्स सेट करेगा वो उसको ऐसे घुमाते घुमाते लेकर के जाएगा, हेलिकल पाथ में लेकर के जाएगा। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और टाइम लगा तुम्हारा 100 के साथ इसको कैंसिल कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना 2 मीटर। तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड वर्टिकली, यहाँ पर लूप छूट गया है। करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m with charge capital Q is released from race. The particle moves along the x-axis of the solenoid. If g is the acceleration due to gravity, then acceleration a of the charge particle will be a equal to g होगा, 0 होगा, greater than g होगा, less than g होगा। बच्चा यहाँ पर एक चीज हम लोग पढ़े थे कि अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अगर कंसिडर करते हैं, यहाँ से जब करंट जाता है और एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से छोड़ देंगे तो चार्ज पार्टिकल ऊपर से आ रहा हो या क्रॉस करके जा रहा हो, दोनों केस में क्या होगा यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चार्ज पार्टिकल मास दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक मास दिया हुआ रहेगा, जिसमें से हम लोग यहाँ पर बोलेंगे मैग्नेट रहता है, ये मैग्नेट रहता है, ठीक है। तो मैग्नेट को अगर हम लोग छोड़ देंगे, जब वो ऊपर से आ रहा होगा तो भी इसका मोशन को अपोज करेगा और ये जा रहा होगा तो भी इसके मोशन को अपोज करेगा। तो दोनों ही केस में जो इसका एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू लेस देन जी से कम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ रहता है, अलोंग द एक्सिस रहता है। जब एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर छोड़ दिए, वो अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई करेगा, नथिंग, 0 फोर्स अप्लाई करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट अगर नहीं होगा तो वो चार्ज पार्टिकल नीचे गिरेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा दैट बिकम्स इक्वल टू जी। क्लियर बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बच्चा हम लोग क्लास में किए हुए थे। An infinitely long straight wire carrying current I is bent in a planar shape as shown in the diagram. The radius of the circular part is R. The magnetic field at the center O of the circular loop is। यहाँ इसको हम लोग दो पार्ट में कंसीडर करते हैं। ये वाला यहाँ से लेकर ये गैप इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्ट्रेट वायर मान लो। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 पाई, μ0/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग रखो, इंटू 2I/R होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ, करंट इधर जा रहा है, फील्ड आउटवर्ड होगा ना, ठीक है, मतलब अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इसकी वजह से करंट जब ऐसे जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा विच इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो लूप के लिए करंट जो होगा डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा विच इज -I कैप, और स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड बाहर होगा विच इज +I कैप। और दोनों के लिए अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे μ0/4 पाई को हटा करके लिखे तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है 2πI/R और स्ट्रेट वायर के लिए होगा ओनली 2I/R। एक में पाई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसका ज्यादा है बच्चा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके लिए रिजल्टिंग फील्ड का डायरेक्शन वही हो जाएगा, है ना। तो रिजल्टिंग फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये लूप का डायरेक्शन देखो यहाँ पर जो था 2πI/R, पाई मल्टीपल पाई ज्यादा है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा विच विल बी डायरेक्शन इनवर्ट मतलब -I कैप, ठीक है। तो -I कैप यहाँ पर डायरेक्शन देखो दो दिया हुआ है, एक ये -I कैप दिया हुआ है और एक ये -I कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को ऐड तो करेंगे नहीं, सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये ऐड हो रहा है
ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और डायरेक्शन माइनस आई कैप है। इसका मतलब हो गया कि उसका आंसर जो होगा ये होना चाहिए। क्लियर बच्चा? अब अगर इसको हम लोग बना करके देखना चाहें तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ जो होगा, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग मान लेते हैं नंबर 1, एक पार्ट ये मान लो, एक पार्ट ये मान लो। तो ये पहला वाला पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। और ये सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। तो वो पाई टाइम्स मल्टीपल है ना, तो वो बड़ा है, तो उसको पहले लिखेंगे हम लोग। म्यू नॉट बाई 4 पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई आई बाई आर, और स्ट्रेट वायर के लिए हो जाएगा 2 आई बाई आर। तो यहीं से बच्चा तुम लोग 2 आई बाई आर कॉमन ले लो, तो 2 आई बाई आर 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर होगा, और अंदर बचा हुआ रहेगा पाई -1। क्लियर? ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा था वो अंदर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। तो माइनस साइन पहले कर दो, माइनस साइन पहले आ गया, डायरेक्शन हो गया। अगर कॉन्सेप्ट बच्चा अगर तुम लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे तो विदाउट मेकिंग दिस कैलकुलेशन तुम डायरेक्ट ऑप्शन को देख करके बता सकते हो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्लियर हुआ बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग लूप इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दिस वन इज 2 एम्पीयर। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंट्रॉइड, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चा एक यूनिफॉर्म पॉलीगॉन शेप का अगर कोई लूप रहता है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मुला यूज किए थे। डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे तुम लोगों को, म्यू नॉट बाई 4 पाई 4 एन आई बाई ए इंटू 10 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन, है ना। और उसमें से 3 कंडीशन तुम लोगों को बोले थे कि याद रखोगे। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, एक स्क्वायर के लिए, एक हेक्सागोन के लिए। तीनों के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एन का वैल्यू 3 होगा, एन का वैल्यू अगर 3 पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 18 आई डिवाइडेड बाई ए, 18 आई बाई ए, ठीक है। अगर वो स्क्वायर होता तो स्क्वायर के लिए हम लोग एन का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो एन का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था कितना आया था बताओ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 8√2 आई बाई ए। और अगर हम लोग वो रेगुलर हेक्सागोन कंसीडर करेंगे तो फिर आंसर कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 4√3 आई बाई ए, है ना। तो वो आंसर हम लोग याद रखेंगे। उसका वैल्यू अगर कभी भी पूछता है तो डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके निकाल दो। अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों टाइप्स का क्वेश्चन में पूछेगा तो डायरेक्ट वहां पर रिजल्ट यूज करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 18 आई बाई ए, ठीक है। 18 आई बाई ए हो गया लेंथ ऑफ ईच साइड, आई इज द करंट। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू बचा यहाँ से हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर -7 होता है। पुट करो 18 आई करंट था 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। लेंथ ऑफ ईच साइड दिया हुआ था तुम्हारा 4√3, ठीक है। तो 4√3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इसको 4√3 को हम लोग 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर बच्चा? तो यहाँ से देखो ये 2 से कट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 आएगा, ये कट करो यहाँ पर 9 आएगा, 9 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू 10 टू द पावर -5 रहेगा, ठीक है। तो 3√3 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 फॉर्म में ऑलरेडी है, तो अल्फा का जगह में कितना वैल्यू आ गया, अल्फा बिकम्स इक्वल टू 3√3। तो 3√3 हो गया तुम्हारा ये, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है, दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स है, एक P और एक Q है, ईच ऑफ रेडियस R are lying in parallel planes such that they have a common axis. The current through P and Q are I and 4I respectively in clockwise direction as seen from O. The net magnetic field at O is, देखो O पॉइंट पर खड़ा होकर के देखेंगे इस लूप को तो भी करंट क्लॉकवाइज जा रहा होगा, और इस लूप को देखेंगे तो भी करंट क्लॉकवाइज जा रहा होगा। तो करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब के बराबर होगा। करंट यदि ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। और इस क्यू को देखेंगे तो करंट देखो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ होगा। तो अगर तुम P पॉइंट पर O पॉइंट पर तुम खड़े हो तो Q के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है, Q के जानिब होगा, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, P की तरफ होगा, ठीक है। अब दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए, सिंगल टर्न के लिए। a दोनों का रेडियस सेम है, एरिया दोनों का सेम होगा, लेकिन करंट दोनों का डिफरेंट है। इसका करंट I है P का, और Q का करंट 4I है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग m मानेंगे तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 4m, बिकॉज करंट 4 टाइम्स है,
ठीक है। तो चूंकि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अगर ज्यादा हो तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो टुवर्ड्स क्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिया हुआ टुवर्ड्स पी टुवर्ड्स पी टुवर्ड्स क्यू टुवर्ड्स क्यू, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ये दोनों होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब चूंकि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, क्यू के लिए ज्यादा होगा माइनस पी, माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई को निकाल लेते हैं बाहर हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा 2m, तो इसका m कितना था बताओ, 4 टाइम्स था, तो ये हो गया 2 इंटू 4m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते, देखो आर रेडियस था आर स्क्वायर, और एक्स जो होगा दोनों के सेंटर से वो पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर दिया हुआ है तो वो भी स्मॉल आर स्क्वायर हो गया होल टू द पावर 3/2, तो ये 2r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, तो ये बन गया कितना बताओ, रूट टू आर क्यूब, तो इसका वैल्यू होगा 2√2 इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो 2√2 इंटू आर क्यूब दोनों में रहेगा तो हम लोग 2√2 इंटू आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं। क्लियर बच्चा, और यहाँ होगा 4 2 इंटू m1 m2 लिखेंगे तो 2 इंटू इसका डाइपोल मोमेंट माइनस 2 इंटू इसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया तुम्हारे कितना बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, नीचे रहा 2√2 आर क्यूब, यहाँ हो गया 8 माइनस 2 दैट इज 6 इंटू एम, और एम का वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना आई इंटू ए हो गया तुम्हारा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चा, तो यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और क्या कटेगा, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन में देखो, सॉरी ये √2 था ना, 2√2 था, तो ये हो गया 3 म्यू नॉट बाई 4√2 आर स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर आर बचा रहेगा, यहाँ पर आई, तो 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√2 आर, 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√2 आर, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 long straight wires carrying current are arranged mutually parallel as shown in the figure. The force experienced by 15 centimeter length of wire Q is, तो 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, तीनों इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका 15 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर ये दोनों मिलकर के कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पहले निकालेंगे, उसके बाद जितना लेंथ के ऊपर फोर्स निकालने के लिए बोला उसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला तो तुम्हारा यही होता है ना, dF by dl इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइडेड बाई आर। तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स होगा, क्यू के ऊपर पी भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, आर भी एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाता तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये पी और क्यू का करंट का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, तो पी क्यू को इस तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन आर और क्यू के बीच में देखो करंट का डायरेक्शन सेम है, तो आर क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा, एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी टुवर्ड्स आर, आर की तरफ होगा। तो टुवर्ड्स आर यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया हुआ देखो, टुवर्ड्स आर टुवर्ड्स आर टुवर्ड्स आर, तो ये दो ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, इन दोनों को बात दे दो, तो 2 और 3 में कोई एक आंसर होना चाहिए। ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये हो गया 6 इंटू 10 पर -7 न्यूटन टुवर्ड्स आर। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोनों का नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे, यहां से कैलकुलेट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर -7 बाहर कॉमन लेते हैं, दोनों को ऐड करें, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लिखो 2I1 I2 बाई आर, तो 2I1 I2 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6 होगा डिवाइडेड बाई आर, आर का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -2, सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में अच्छा नहीं चेंज करने का जरूरत नहीं है, देखो सेंटीमीटर में ही रहने दो, बाई 3 प्लस इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा बोलो 2I1 I2, तो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, तो यहाँ पर हो गया 4 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है 2 इंटू यहाँ पर डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पर सेंटीमीटर तुम्हारा पर यूनिट लेंथ तुम्हारा फोर्स है, तो जितना लेंथ के साथ फोर्स बोलेगा तो डीएल को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर तुमको कितना लेंथ के ऊपर फोर्स पूछा है बोलो 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमको 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में है और ये दोनों भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को चेंज करने का जरूरत नहीं, अगर चेंज करोगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है तो छोड़ दो इसको। तो ये हो गया तुम्हारा 2
ये भी हो गया 2, तो 2 और 2 हो गया तुम्हारा कितना बोलो 4, 4 इंटू 15 तो 60 हो गया, तो 60 इंटू 10 टू द पावर -7 होगा, तो एक जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पर 6 7 6 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, इतना न्यूटन फोर्स होगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा करेक्ट आंसर, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The magnetic field at the center of a current carrying circular loop of radius capital R is 16 microtesla, ये दिया हुआ है। The magnetic field at a distance x equal to √3r on its axis from the center equal to कितना होगा? तो इसको बच्चा हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक तरीका तो तुम लोग इससे पहले भी इसका सॉल्यूशन बना करके देखो, अपलोड किया हुआ है, तो वहां पर भी दिया हुआ है। और एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बताओ? μ0/4π, दिस इज 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये सेंटर में हो गया, सेंटर में x का वैल्यू 0 हो जाता है, और अगर x इक्वल टू सम डिस्टेंस में चले जाए तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग bp कंसीडर करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? μ0/4π 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ओके, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना बोल दिया यहाँ पर देखो दिस वन, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करो, एक्स स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर होगा प्लस आर स्क्वायर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर के ऊपर पावर होगा 3/2, तो 4r स्क्वायर का पहले रूट करेंगे 2r होगा, फिर क्यूब कर देंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा ना, ये हो गया 8r क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका 1/8 टाइम्स हो जाएगा, तो ये b0/8 हो जाएगा। b0 का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 16/8, 16/8 मतलब 2 माइक्रो टेस्ला इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A long cylindrical conductor with large cross section carries an electric current distributed uniformly over its cross section. Magnetic field due to this current is, ये है बच्चा वो क्वेश्चन जो तुम लोगों का नीट 2026 में दिया हुआ था, जो एग्जाम हमारा कैंसिल हो गया उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर एक थिक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट यूनिफॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका एक्सिस है, तो करंट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पर ऐसे करंट जाएगा, तो इसका एक्सिस से अगर हम लोग स्टार्ट करके ऐसा ऐसा यहाँ जाएंगे फिर बाहर निकलेंगे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है? दैट मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सिस अगर बोलेंगे हम लोग, तो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करता है, और यहाँ पर आने के बाद ऑन द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा। अप टू दिस बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और उसके बाद एज पर द इक्वेशन b प्रोपोर्शनल टू 1/r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अकॉर्डिंगली ऐसे कमते कमते 0 होगा जब हम लोग इन्फिनिटी में पहुंचेंगे। तो ये होगा उसका वेरिएशन ऑफ फील्ड जो तुम्हारा नीट 2026 में क्वेश्चन पूछ दिया था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया, कि उसका करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, ये ग्राफ होगा। और इसी ग्राफ के ऊपर बेस करके तुम्हारा जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन पूछा था, देखो मैक्सिमम एट आइदर एंड ऑफ द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द मिड पॉइंट, तो मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कंडक्टर नहीं होगा, मिनिमम ऑन द एक्सिस होगा, लेकिन मैक्सिमम एट द एंड नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैक्सिमम एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पूछता है तुम्हारा देखो मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो सरफेस ये है, सरफेस के ऊपर मिनिमम नहीं होता, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होता है, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद बोला मिनिमम एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी 0 होता है, तो यहाँ पर वो वैल्यू जो होगा सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो रहा है। और लास्ट दिया हुआ ऑप्शन सेम एट ऑल पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन, इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ऐसा नहीं होता है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करता है, तो हमारा ये भी ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा, तो एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, वो डी करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली डी। क्लियर बच्चा? तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन बचा तुम लोगों को, इसका ग्राफ पूछ लिया था जेईई में, जे नीट में पूछ लिया था, और ग्राफ के ऊपर बेस करके क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना करके तुमको जेईई मेन 2026 में दे दिया। तो बच्चा ये जेईई मेन का बहुत सारा क्वेश्चन है जो मे भी पॉसिबिलिटी बहुत हद तक रहता है कि सेम ईयर में एक ही बॉडी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर दोनों बना रहा है, नीट का भी बना रहा है, जेईई मेन का भी बना रहा है, इस वजह से देखो कि बहुत सारा क्वेश्चन जो रहता है वो नीट का जेईई मेन में कॉपी कर देता है, और जेईई मेन का क्वेश्चन नीट के अंदर कॉपी कर देता है। ये क्वेश्चन का तुम्हारा एक वीडियो पहले भी बना करके देख लिखना है कि उसमें कॉमन क्वेश्चन जो है दोनों एग्जाम में आया हुआ है, वो देखना। और ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। इसी तरह का और भी बहुत सारा हम लोग वीडियो बनाएंगे जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर होगा, जो 2026 के और जेईई मेन और नीट दोनों में जो क्वेश्चन आता है, जेईई मेन 2026 का जितना क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक का, वो बना करके वीडियो हम तुम लोगों को कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए। उसके अलावा भी अगर तुम लोगों को और भी कोई चीज़ का रिक्वायरमेंट हो, जो तुम्हारा कहीं पर प्रॉब्लम चल रहा हो, तो वो तुम हम लोग कमेंट्स करो, कमेंट्स करके
बताओ, तो फिर हम कोशिश करेंगे उनका भी वीडियो बना करके अपलोड करने के लिए, ठीक है। और इससे बच्चा अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है और ये लगता है कि और भी बहुत सारा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकता है, तो फिर कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर सको, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल हमेशा दबा करके रखना, सो दैट जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए और तुम उसको बहुत जल्द देख पाओ। एग्जाम के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, लेकिन 1 महीना जो अभी रीनेट का एग्जाम के लिए भी टाइम है, तो उसके लिए अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सारा वीडियो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसको देखते रहो, हम आगे और भी वीडियो बना करके अपलोड करते रहेंगे, ठीक है बच्चा। यहाँ तक के रहने दो आज। थैंक यू वेरी मच।